हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हो संदीप एजुकेशन हब। और कल हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो फिनिश किया था उसके आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें करना है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो उसके आगे का कल हमने यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज देखते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, और जिसमें से अभी हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तक कर चुके हैं। हमने कल पढ़ा था केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अगर कोई अनबैलेंस इक्वेशन है तो हाउ टू बैलेंस। तो अभी हम करने वाले हैं फिर क्या है हमारा टॉपिक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं पहले। तो कल आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट में देख लिया था ना कि रिएक्टेंट वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनकी वजह से जो आपका रिएक्टेंट की वजह से उनके कॉम्बिनेशन से बनता था प्रोडक्ट, तो उसका डिस्कशन कल आपने देखा। बट फिर भी आज हम देखते हैं जो पहले ही इसकी रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, आप इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन तो बुक में दी है, लिख सकते हो, बट आप इस डेफिनेशन को बना के कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज होने वाले हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कंबाइन करके फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट का। तो देखना है आपको, जैसे ये जो एक इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसके नाम से ही पता लगता है कि जो सब्सटेंस रहे होंगे, जो रिएक्टेंट रहे होंगे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया होगा और उनकी कंबाइन करते ही एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो किस तरीके से करेंगे, इसके भी 3 स्लैब हैं, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कॉम्बिनेशन को हम, इसके भी अलग 3 पार्ट हैं। तो कॉम्बिनेशन में जैसे आपको देखना है बनना क्या है, रिएक्टेंट सेकेंड रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात तो आप जानते हैं, बट ये रिएक्टेंट, इनके रूल्स क्या हैं, ये रिएक्टेंट है कौन। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको ये पढ़ना है कि वो रिएक्टेंट जो है ना वो एलिमेंट हो सकता है। तो रिएक्टेंट को पहले तो समझ लेते हैं। रिएक्टेंट वो होने वाले क्या है, या तो वो एटम एलिमेंट होगा, या फिर वो कंपाउंड होगा। इस बिहेव पे हम उसको देखेंगे। अब रिएक्टेंट में अगर ये एलिमेंट, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करे और फिर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, इसी प्रोडक्ट का नाम होता है, इसी प्रोडक्ट को आप फिर क्या किस नाम से जानेंगे, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनने वाला है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दोनों ही रिएक्टेंट है, बट ये रिएक्टेंट किसके फॉर्म में है ये मैटर करता है। तो जो एलिमेंट होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ब्रेक तो होगी नहीं। तो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म रहती है उनको, एलिमेंट्स को लिखने की एक सिंबॉलिक फॉर्म होती है कि इनके सिंबल होते हैं। और सिंबल ये लास्ट ईयर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, सिंबल को किस तरीके से नेमिंग की जाती है। फर्स्ट टाइम जब डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका पहला अल्फाबेट जिस नाम से स्टार्ट होता था उसका पहला अल्फाबेट लिख दिया गया। लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट और ऐसा दूसरा सब्सटेंस डिस्कवर होके आ गया जिसका, उसका भी नाम उसी लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे नाइट्रोजन और नियॉन। तो अब अगर दोनों को केवल फर्स्ट ही लेटर से रिप्रेजेंट कर दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, इनको कैसे डिफरेंस क्रिएट किया जाए। तो जो पहले डिस्कवर हो गए उनको सिंगल अल्फाबेट के द्वारा, और जो उसके बाद में डिस्कवर हुए बट उनका नाम भी उसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा था, तो उसके साथ में एक सेकेंड अल्फाबेट जो कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में उनके साथ लगा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे सोडियम और क्लोरीन का,
तो पहले नाइट्रोजन था, अगर इसमें ए ना लगाते तो नाइट्रोजन और सोडियम में कोई डिफरेंस नहीं था, बट डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से इसको इनके सेकेंड अल्फाबेट को भी लिखा गया। तो इस तरीके से पीछे निकल जाओ बेटा उधर से, इस तरीके से इनको, तो जो एलिमेंट है और एलिमेंट तो दोनों क्या हो गई, किसी सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इनको तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इनके कंबाइन करने से, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो बनेगा NaCl। तो पहली प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की कि इसमें रिएक्टेंट यूज होने हैं, 2 रिएक्टेंट यूज होने हैं। सेकेंडरी, जब ये रिएक्टेंट दोनों यूज करा के प्रोडक्ट तो बनाएंगे, लेकिन इसमें 2 टाइप के स्लैब। अब एक इसको बड़ा अच्छे से समझना, ये जो रिएक्टेंट है ये एलिमेंट की फॉर्म में आ गए, लेकिन अगर सपोज यही इनमें भी अगर ये और ये सेम हो जाते, ठीक है, अगर ये और ये दोनों सेम हो जाते तो देखो एक तरीके से रिएक्टेंट तो ये भी है, रिएक्टेंट तो ये भी है और ये भी एक रिएक्टेंट है, और इसके आगे अब जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट तो यहां भी बनना, लेकिन इसमें एक और डेफिनेशन निकल के आती है, व्हेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन टुगेदर देन मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो एक जैसे अगर हो जाएंगे, दोनों रिएक्टेंट सेम हो जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का। तो इसको हम नाम दे सकते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो व्हेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन टुगेदर देन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो वो जो एलिमेंट्स थे वो सेम तो थे, बट वो एज अ रिएक्टेंट काम किए, तो उनके कॉम्बिनेशन से ही बना है। अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं करते तो शायद O2 का फॉर्मेशन नहीं होता, या O3 नहीं होता, ओजोन नहीं होती। तो इनका फॉर्मेशन में इनका सबका किसका रोल है, कॉम्बिनेशन का। लेकिन ये भी एलिमेंट, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, यहाँ डिफरेंट है और यहाँ सेम है। समझ पा रहे हो ना? तो सेम, जब सेम एलिमेंट होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना? तो रिप्लाई दो। और जब ये डिफरेंट हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, यहीं पे समझ लो, ये कैसे हो चुके हैं, डिफरेंट। तो जब ये डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो, when two different type of element combine together then compound are formed। जैसे Na plus Cl both are different, Na and Cl both are different, hence NaCl formed by with the help of sodium and chlorine जो भी है। समझ पा रहे हो ना? डिफरेंट है इसीलिए कंपाउंड है। और अगर ये सेम हो जाते, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लोरीन को ही क्लोरीन से कंबाइन करा देते तो फिर ये Cl2 बन जाता, जो कि बनता मॉलिक्यूल। गॉट इट ना? यही बात समझनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये बन जाता मॉलिक्यूल। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में, उसको रोकना। तो अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक पहली स्टेप देख ली थी जिसमें एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन करता था। मैं फिर भी एक बार यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। एक पहली स्टेप ये थी कि इसमें एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन करके क्या बनाता था, कंपाउंड बनाता था। ठीक है, अब इसका दूसरा क्या है, एक एलिमेंट होगा बट किसी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, इससे कंबाइन करके फिर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो कंपाउंड फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट आप किसे कह सकते हो, जो सिंगल और सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास ऐसा जिसमें एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट करके और कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करे? कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास? बताओ, कोई भी एग्जांपल? अलौकिक नहीं, बताओ ऋषु, बोलो कोई भी ऐसा एग्जांपल जो जैसे तुम जानते हो जो कॉम्बिनेशन का ही पार्ट हो। नहीं, पीछे बताओ दर्शन। कंपाउंड जानते हो ना?
कोई भी कंपाउंड लिख दो। जैसे आप यहाँ पे दो तरीके से काम कर सकते हो। आपको अगर थोड़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तुम्हारी, तो तुम वहां से सीरीज से कॉपी कर लो। अब किसी ऐसे को लिखो जिसका प्लेस, जैसे तुमने यहाँ पे मान लो NaCl लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे तुम हाइड्रोजन लिख दो, H2 लिख दो या ये लिख दो, जो भी है। अगर अब यहाँ पे एक एलिमेंट की फॉर्म देखें, मान लो हाइड्रोजन इस सिंगल सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, तो अभी यहाँ सोडियम का प्लेस किससे ऊपर होता है? हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो जो ऊपर वाला है वो अपने से नीचे वाले को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो जब ये रिप्लेस करेगा, इसका मतलब अगर HCl होता और ये सोडियम से जैसे ही रिएक्शन करता तो फिर ये NaCl बना देता और साथ में हाइड्रोजन को। समझ पा रहे हो नहीं? ऐसा क्यों हुआ? जैसे इसको हटाओ, आपको तो हाई रिएक्टिव ऊपर रखना है। तो अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, तो ब्रेक डाउन का रूल समझ लेना। जो पहला होता है, पहले तो देखिए ये सब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको अभी से जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो लर्न होनी चाहिए, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो 60 के आसपास आपको सीक्वेंस वाइज एलिमेंट और उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की तरह रह जाओगे। ना तो केमिस्ट्री में कुछ करना है, और बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में तो कुछ बहुत अच्छा कर ही नहीं सकते हो। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बड़ी चीजें सोचते हो ना कि जेई निकालना, नीट निकालना, इम्पॉसिबल, और इसकी प्रिपरेशन अभी से होती है। तो आपको 60 के अराउंड एलिमेंट ऐसे होने चाहिए। लर्न तो सारे सीक्वेंस वाइज हो जाए, इनके क्लू दिए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक इनकी दी हुई है, तो उस तरीके से इनका सीक्वेंस आप लर्न करेंगे। ये आपका होमवर्क है। और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी प्रोसेस पता हो, जैसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है या हुन्स प्रिंसिपल क्या है, या बोर्स के अकॉर्डिंग आप कैसे इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करोगे। तो यहाँ देखो, जब आपको कुछ भी आइडिया ना रहे तो आप बस इतना सब क्या करो कि पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस, ऐसे ही ये प्लस होगा और इसके साथ दूसरा दिया ही नहीं। बट अभी तो ये न्यूट्रल है, समझ रहे हैं? अभी ये न्यूट्रल है। तो जब भी रिएक्शन होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच होगी। अगर दोनों पॉजिटिव है वो कभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और जब होता है हायर क्लास में जाके तो वो पोलर और नॉन पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि अभी हमारे स्टैंडर्ड से बाहर है। तो आपको बस इतना समझना है, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के इन्होंने बना रखा है NaCl, और हाइड्रोजन को इसके यहां से कर दिया है रिमूव। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अब ये बैलेंस है या नहीं है डजंट मैटर, बस ये मैटर करता है कि एक प्रोडक्ट ने जब उसे कंबाइन किया तो किस तरीके से न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। इसमें छोटी छोटी चीजें भी ले सकते हो, जैसे सल्फर को O2 से करा सकते हो, SO2 का फॉर्मेशन भी करा सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो भी मोर देन सब्सटेंस होता है, मतलब एक एलिमेंट से ज्यादा उसमें भी इंक्लूड होते हैं। इसलिए उसके एग्जांपल भी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल इसने दे रखा है 2NO+, NO को करा रहा है O2 के साथ, तो आप बनाएंगे क्या? यही बनेगा ना। तो अब देखिए ये NO ले रखा है, तो ये बताओ ये बेटा, ये N अलग है, O अलग है, तो ये दोनों सेम है या डिफरेंट? और जब डिफरेंट होते हैं तो एलिमेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड? समझ आया? When two different type of element combine together, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो जब इन्होंने रिएक्शन की होगी, ये NO बना कब होगा? जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन किया होगा। तो दोनों डिफरेंट हो गए, इस वजह से बनाया होगा NO। अब NO तो हो गया एज अ कंपाउंड, और O2 क्या हो गया? या तो मॉलिक्यूल कह लो या फिर उसे एलिमेंट बोल दो। अब अगर यहां से ये हटाना है तो हटा दो, क्योंकि बैलेंस करना एक अनदर मैटर है। बैलेंस इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस, या बैलेंस और अनबैलेंस कल हम पढ़ चुके थे। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वही होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो NO बन के आएगा ही, समझ गए? लेकिन ये कितने बनेंगे इसको बैलेंस करना है, इस वजह से वो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर का कर लेंगे। तो कंपाउंड रिएक्शन की है, समझ गए? इसीलिए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये इसका सेकंड फेज था। इसमें देखते हैं थर्ड। ये समझ गए ना? अच्छा, क्वेश्चन है तो आप अपनी क्वायरी इसमें पूछ सकते हो। ये मत सोचना कि इस वीडियो को डालेंगे यूट्यूब पे, ऑनलाइन जो भी रहेगा। अगर मन में आपके डाउट्स है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हो।
क्योंकि क्लास ये रिकॉर्ड इसलिए हो रही है कि तुम्हारे डाउट्स भी लिए जाएं, केवल ये नहीं कि और बच्चे इसको देखें। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेरी है तो शायद तुम्हारे डाउट्स को वो बच्चे भी सुनेंगे जो ये ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, है ना। इसका थर्ड पार्ट आ जाता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड, और ये बना देगा न्यू कंपाउंड। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन के ही पार्ट चल रहे हैं। ये सब है क्या? ये सब है कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमने पढ़ ली, लेकिन एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो तो केवल एक एग्जांपल दिया हुआ है उसका, मतलब ये तीनों स्लैब नहीं दिए हैं। ये तुम्हें लखमीर सिंह में मिल सकते हैं, मॉडर्न एबीसी में मिल सकते हैं, या फिर मतलब जेई की या एनटीएससी की कोई भी प्राइवेट राइटर की बुक देखोगे तो उसमें कॉम्बिनेशन के 3 स्लैब दिखेंगे। बट ये एनसीईआरटी में तीनों स्लैब नहीं दिए होते हैं। वो केवल कॉम्बिनेशन का इतना मतलब बताते हैं कि डिफरेंट टाइप और सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वहीं से एक थ्योरी निकल के आ जाती है मॉलिक्यूल की और कंपाउंड की। सेम होंगे तो मॉलिक्यूल, डिफरेंट होंगे तो कंपाउंड। बस इतना ही है एनसीईआरटी के अंदर। तो आपको ये सारे अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। एक कंपाउंड का ऐसा नाम बताओ जो दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करे और फॉर्मेशन कर दे। बताओ, किसी एक कंपाउंड का नाम बताओ जो दूसरे से, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये किससे रिएक्शन करा दें? वाटर से। तो बताओ ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कुछ और? CaOH का होल ट्वाइस। बताओ, इसने भी इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। तो क्या बनेगा? CaOH का ये क्या हो जाएगा? आप यहां देखो, बैलेंस करना आपका काम है, ठीक है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर लो, बट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? कैल्शियम। अब ये प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि देखो कैल्शियम एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था, तो ये एक एलिमेंट था और ये भी एक एलिमेंट था। जब दोनों ये कंबाइन कर गए, यहां बना चुके थे ये प्रोडक्ट, मतलब कंपाउंड। तो ये हो चुका है कंपाउंड। क्यों हो गया? एक पार्ट इसमें कैल्शियम का, दूसरा ऑक्सीजन का, दोनों डिफरेंट है, कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाए थे। ठीक है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अगर इसको ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कंबाइन करके इसने वाटर का फॉर्मेशन किया, तो ये भी कंपाउंड हो गया। तो वाटर भी क्या होता है? कंपाउंड। तो दो कंपाउंड जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे क्या? न्यू कंपाउंड। तो ये भी एक कंपाउंड ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए हो ना? तो इस तरीके से ये पार्ट फिनिश होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसको डाउट है पूछ लो। हटा दूं? हाँ, अब देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं। इसमें एक अमोनिया का एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। जैसे इसने एक एग्जांपल में NH3 HCl का दिया है। ये सारी चीजें आप एक बार घर से कर लेना, NH3 और HCl। अब आप जानते हो ये क्या बनाने वाला है? ये कंपाउंड है या नहीं? और ये अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? NH3Cl या NH4Cl। ब्रेक कैसे करोगे? अच्छा, NH3 क्या है? हाँ भाई बताओ, NH3 है? NH3 क्या है? कल ही तो पढ़े थे, अमोनिया है। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और जब इनके कॉम्बिनेशन से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? H यहाँ कितने हैं? 3 और 1, तो ये क्या बन गया? NH4Cl। Cl कितना है? अकेला। ये है अमोनियम क्लोराइड। तो ये कंपाउंड है या नहीं? क्यों है कंपाउंड? क्योंकि देखो अगर NH3 बना होगा तो बना कैसे होगा NH3? NH3 बना होगा 3 एटम्स या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इनको मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, और 1 नाइट्रोजन, इनके कॉम्बिनेशन से NH3 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये और ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट। और जब डिफरेंट होते हैं तो नाम क्या देते हो? कंपाउंड।
तो आपको ये समझ आ गया ये कंपाउंड क्यों है, ये कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट थे जिनकी वजह से एक नया कंपाउंड बना जिसका नाम अमोनिया है। और यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग है, इस वजह से बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फाइनली बन गया अमोनियम क्लोराइड। समझ गए? तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, जबकि कॉम्बिनेशन की थर्ड रिएक्शन, थर्ड पार्ट यही कहता है when two different type of compound combine together then a new compound are formed। ठीक है, समझ गए? नहीं हटा दूं? हाँ, तो अब पहला तो हमारा फिनिश हो गया है ना। मेन कॉन्सेप्ट किसका था? बस इस कॉम्बिनेशन में क्या कॉन्सेप्ट, तुम्हें कंक्लूजन क्या निकल के आया? रिएक्टेंट होंगे, क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, और रिएक्टेंट कैसे हैं? कंपाउंड कब बनना होगा? जब डिफरेंट होंगे। जब दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हैं तो क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। और दो रिएक्टेंट सेम है तो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स, है ना। किसी ने कहा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स है अगर उनके भी बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए अपने फादर और मदर से समझना चाहिए कि वो एज अ रिएक्टेंट ही हैं और उन्हीं के बच्चे हो, इसीलिए आप लोग सभी लोग ये सब क्या है? ये सब प्रोडक्ट ही हैं, है ना। टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट, बताया था ना ऐसा किसी ने? चलो नेक्स्ट देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। दूसरी क्या है? डीकंपोजिशन। अब बताओ डीकंपोजिशन में क्या होता है? तो सेकेंड पार्ट है हमारा इसका डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन में क्या होगा? चीजें जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन नहीं पता है तो एक काम यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक क्या, जो थॉट्स आपने जितनी भी चीजें सीख रखी हैं कॉम्बिनेशन में, जस्ट अपोजिट कर दो। जस्ट क्या कर देना उनका? अपोजिट। जैसे कि अच्छा इसमें एक और है, ये जरूरी नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म तक चला जाए, बट ये ब्रेक डाउन होगा। उसमें चीजें इकट्ठी होके कंबाइन करा के एक नया प्रोडक्ट बना रही थी, इसमें एक जो प्रोडक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल है आपके पास? कोई एग्जांपल बताओ, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें डिकम्पोजिशन चल रहा हो। बताओ एक एग्जांपल जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम और तो हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बनेगा। वाटर नहीं, हीट हीट, है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट से पापा मेरी रोटी कहाँ है? कैल्शियम कार्बोनेट से और ये मेरा रोटी वाटर। देखो कैल्शियम CaCO3, इसको अगर आप हीट प्रोवाइड करा दें, क्या कर दें? और हीट से क्या होती है? चीजें ब्रेक डाउन होंगी, तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन। कंपाउंड कैसा था? एक बड़ा सा, है ना। हीट देके क्या कर दिया? छोटा छोटा बना दिया, बट अभी भी ये कंपाउंड की फॉर्म में। अच्छा ये नहीं है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये और भी ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मोटिव बस इतना है कि तुमने किसी एक बड़े कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में और लाने के लिए ट्राई कर रहे हो। तो पहली फेज में तो यहां तक ब्रेक कर दिया, तो ये डीकंपोजिशन है, सब अलग हो गए। अब इनमें से इनको भी अलग करना है तो और डिकम्पोज कर दो। कैल्शियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बट ये जो एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है, ये है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर इस रिएक्शन के एरो को मैं यहाँ हीट हटा के इधर कर दूं और हीट वर्ड हटा दूं तो यही रिएक्शन हो जाएगी कॉम्बिनेशन। इनके कंबाइन करने से क्या बनना है? CaCO3। तो ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? कंपाउंड। ये क्या है? कंपाउंड। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तुमने थर्ड पार्ट देखा था उसमें ये वाला एग्जांपल डाल सकते हो। तो ये थर्ड पार्ट जैसे देखा ना, कंपाउंड प्लस कंपाउंड इज इक्वल टू न्यू कंपाउंड।
बट अगर आप इसको चेंज करके एरो इधर लगा देते हो तो ये बन जाता है कॉम्बिनेशन से डीकम्पोजिशन। इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है 2AgBr का। हीट के बाद क्या बना देगा? सनलाइट इस पे अगर ये सन की प्रेजेंस में होगा क्या हो जाएगा? Ag और Br दोनों अलग हो जाएंगे। Ag क्या है? 2, अब Br2 कर दो। ठीक है, दोनों गैसियस फॉर्म में रहे। ये गैसियस फॉर्म में, ये सिल्वर है। सिल्वर कैसा होता है? सिल्वर कैसा होता है? अरे सॉलिड होता है। तो यहाँ पे आप जो इनके बीच में है तो इसके बीच में G लिख सकते हो। ये केवल आपको एलिमेंट या कंपाउंड के आगे G या S जो लिखे होते हैं केवल उसकी फॉर्म बताते हैं कि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। हालांकि इनका आगे रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आगे हमें ये जानना चाहिए कि लिक्विड फॉर्म में भी अगर अभी से पढ़ोगे तो पता रहेगा कि ये चीजें लिक्विड में भी होती हैं, चाहे सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, एक कोई और एग्जांपल लिखिए, जल्दी से साथ में लिख लीजिए। 2HgO, 2HgO, इसको भी आपको क्या करना है? ब्रेक डाउन, हीट दे दो इसको भी, हीट। बताओ क्या आएगा? ब्रेक करो। Hg और O2। Hg क्या होता है बेटा? मर्क्यूरी। हाँ, मर्क्यूरी। कहाँ देखा? रिएक्टिविटी सीरीज में। और रियल लाइफ में कहाँ देखा? थर्मोमीटर। यस, डॉक्टर के पास जाते हो, फीवर चेक करवाते हो? नहीं तो फीवर लगा लो। इसमें तो नहीं दिया है, कहाँ पे लगाना है बताओ? यहाँ कर लो, बैलेंस हो गई। आगे देखो, इसको हटा दें। एक और लिखिए CH4, लिखो CH4। ये क्या है? ये मीथेन गैस। इसको कहां देखा है? कहीं इससे हो परिचित? ये एज अ कैटालिस्ट काम करती है। क्या करेगी? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो किसी केमिकल इक्वेशन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं, वही कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, जैसे D2O इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो भारी हैवी वाटर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में उसकी स्पीड्स को कम करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबल कैटालिस्ट का काम स्पीड को कम करना, मेंटेन करना होता है। इंक्रीज भी बहुत रेयर करते हैं, डिक्रीज ही करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल कैटालिस्ट क्या करेंगे? रिएक्शन के रेट को कम करेंगे। अब यहाँ क्या है? CH4, मीथेन क्या करेगा? एज अ कैटालिस्ट। तो जब फिर इसको ब्रेक डाउन करोगे क्या बनाएगा? बताओ बेटा, इसको ब्रेक करोगे CH4 को। अच्छा, इसको देखा है तुमने कहीं रियल लाइफ में? कहा रियल लाइफ में कहीं CH4 को देखा है? किताबों में ही पढ़ा है बस। आपने कहीं CH4 को देखा है? देखा है? हैं? मालूम है कहां हो सकती है? गैस होती है आसपास, है ना? ये जो क्रॉप प्रोडक्शन में राइस, धान की खेती होती है नहीं, वहां पे CH4 मिलेगी। और जो अपना जो फूड होता है इनका, एनिमल्स का, जैसे गाय, भैंस, काऊ, बोफेलो वगैरह, वो चबाते रहते हैं ना, खाने को डाइजेस्ट करते हैं बैठ के, तो उनके माउथ से वो बाहर फॉग, झाग वाग दिखते हैं नहीं, वो सब मीथेन होती है, CH4 है। तो और बाकी ये राइस वगैरह के जो प्लांट, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा अगर वहां पे कोई गैस जो होती है वो मीथेन ही होती है। जो दलदली एरिया होता है, जहाँ पे लैंड का कुछ ऐसा पार्ट जहाँ पानी वगैरह थोड़ा कम क्वांटिटी में भरा रहता है, जो दलदल होता है ना, वेटलैंड बोलते हो, वो भी क्या होता है, वहां भी मीथेन बहुत अच्छे अमाउंट में होती है। और हीट प्रोवाइड कराना, है ना, जिसकी वजह से कल मैंने आपको एक बात बताई थी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, कुछ उस तरीके का काम भी करती है ये, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन या अच्छे से उस एटमॉस्फेयर को प्लांट को प्रोवाइड करा देती जहां वो सरवाइव कर सके। तो ये सब काम होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आई होप
आपको समझ आया होगा, समझ गए ना। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे देखते हैं थर्ड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हो, कोई जानते हो डिस्प्लेसमेंट? रिप्लेस कर देता है। जैसे जैसे बताओ। HCl plus Na, NaCl plus H2। ठीक है ना, अच्छा एग्जांपल है। जब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं और एक कंपाउंड एक एलिमेंट भी हो सकता है, बट एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर देगा, और इसके लिए भी जानना जरूरी है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर प्लेस पे रहते हैं वो अपने से नीचे वाले प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस नीचे होता है, और जिनका प्लेस नीचे होता है उनको ऊपर वाले प्लेस वाले, उनको हाई रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? और सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है? एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, सबसे हाई और सबसे लो। सबसे हाई कौन होता है? सोडियम नहीं, पोटेशियम। सबसे हाई होता है पोटेशियम और सबसे लो यस। सबसे कम जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी वो इसकी, और सबसे हाई होगी पोटेशियम की। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी एलिमेंट पड़ेंगे या अपने से नीचे वाले को हर बार क्या करते रहेंगे? रिप्लेस। जैसे Zn प्लस H2SO4, ये क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? जिंक। अब Zn क्या करने वाला है? ZnSO4 बना देगा और हाइड्रोजन को कर देगा बाहर। हाइड्रोजन क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Zn का प्लेस हाइड्रोजन से ऊपर है, और जो ऊपर होगा वो हाई रिएक्टिव, जो नीचे होगा वो लो रिएक्टिव। तो लो रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा हाई रिएक्टिव। समझ रहे हो ना? और एग्जांपल दूं इसका, है ना? ये हर्षित जानता है पूरी स्टोरी सीमा हैदर की, जानता है ना? है, बता तो रहा था एक दिन। सीमा हैदर पाकिस्तान से एक सचिन के लिए वापस आ गई यहाँ इंडिया। तो क्या किया है उसने? लो रिएक्टिव को सचिन ने, वो हाई रिएक्टिव है, उसको रिप्लेस करके और एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ सीमा हैदर। ऐसा ही है ना कुछ? तो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी, तो उसको रिप्लेस किसको किया? सचिन ने किया। किसको किया? उसके हस्बैंड को। तो ये हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो इसी तरीके से एक दो एग्जांपल और भी हैं इनके, लिख लो उसको भी। जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। अब ये आयरन की ही फॉर्म है और ये कॉपर सल्फेट है। इसमें दो होते हैं, फेरिक और फेरस, +2 और +3। तो कभी इस पे वैलेंसी 2 होती है, कभी 3 होती है। डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर आयरन का रहता है। तो अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज चेक करोगे तो Fe कहाँ होगा? ऊपर, और Cu कहाँ होगा? नीचे। तो कौन किसको रिप्लेस करेगा? Fe करेगा। किसको? Cu को, है ना? तो Fe क्या है? सचिन, लप्पू सा सचिन, है ना? यही था ना? तो FeSO4 बना दिया और साथ में कॉपर को बाहर कर दिया। तो कॉपर रिप्लेस हो गया किससे? बाय द Fe। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, सेकेंडरी देखो, ये तो हो गई चेंजिंग की बात, लेकिन मैं इसी में थोड़ा सा कुछ एड ऑन करूंगा कि ये इसको रिप्लेस कर कैसे पा रहा है। ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर कैसे पा रहा है? तो रिप्लेस करने के पीछे मतलब इन दोनों की कुछ तो सिमिलैरिटी ऐसी रही होगी जिसकी वजह से इजीली इसको रिप्लेस कर पा रहा है, चाहे वो Zn हुआ या हाइड्रोजन हुआ, है ना? तो इनमें से जब ये सिंगल सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हें दिख रहा है, समझना बात को, कंपाउंड तभी बनता है जब एक पॉजिटिव हो और एक, और उतनी ही पॉजिटिव हो जितने की, तभी तो बनेगा। समझ गए ना? इसका मतलब ये हुआ, इसको समझ लो, क्योंकि ये वैसे इसका पार्ट नहीं है, लेकिन तुमसे कोई भी रिएक्शन बनेगी नहीं जब तक तुम ये बात जानोगे नहीं।
और ये आगे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन के अंदर आने वाला है। अभी क्या है कि आप ये जानते हो कॉपर वैलेंसी तो पढ़ लिए है ना, वैलेंसी तो जानते ही हो, 9th क्लास में खूब पढ़ ली थी। तो कॉपर की वैलेंसी होती है 2, कॉपर की वैलेंसी +2। तो इसके साथ जो दूसरा होगा वो भाई साहब क्या रखेंगे, और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे प्लस और माइनस तो क्या बनाएंगे, तो प्लस का मतलब बेगर, उसको चाहिए, वो तो उसके पास तो पहले से ही कमी है, और माइनस का मतलब कि वो एक्स्ट्रा भी रखा है। समझ गए ना। तो इसके पास अगर सपोज, ध्यान से सुनने इस बात को, अगर यहां पे सोडियम होता तो क्या इसको रिप्लेस करता, डिपेंड करता उसके मॉलिक्यूल कितने थे, इसीलिए मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंसी होती है। अब यहां देखो, यहां कॉपर की वैलेंसी कितनी दिख रही है, +2, और जब ये इसके साथ कंबाइन कर गया न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कब हुआ, जो ज्यादा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो SO4 रखा था वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा वैलेंसी -2 की थी, मतलब इसके पास माइनस में एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा किसको दे दिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो कमी किसकी थी, कॉपर के पास। कितने कम थे, 2, इस पे ज्यादा कितने थे, 2, इसीलिए कॉपर ने सल्फेट से रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन किया। समझ गए। अब कॉपर को रिप्लेस करने के लिए, कॉपर को अगर रिप्लेस करोगे तो किससे करोगे, Fe से, मतलब किसी भी एलिमेंट से रिप्लेस करो उसकी भी वैलेंसी +2 होनी चाहिए। अगर उसकी वैलेंसी +2 नहीं है, या +3 है या +1 है, तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। और फिर आगे जाके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही तुम्हें बैलेंस से अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर आपको उसको करना पड़ेगा बैलेंस। ठीक है। जैसे सपोज अभी Fe यहां पे कैसा है, न्यूट्रल, अभी कैसा है, न्यूट्रल, और इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो Cu+2 और SO4-। ठीक है ना, ये समझ आ रहा है। अब देखो जब ये कंबाइन किया तो ये न्यूट्रल हुआ है ना। अब यहां देखो, जब इसको तुम ब्रेक करोगे तो सल्फर ने जो इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, SO4 ने जो अपने इसको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, वो अपने वापस लेगा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन वापस लेगा या नहीं। जब ब्रेक करोगे तो इसके पास ये पहले से क्या था, बेगर, 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे इसके, कम, इस पे 2 कम थे और इस पे 2 ज्यादा थे। समझ गए ना। तो ब्रेक करते ही Cu किस में चला गया, प्लस में, और SO4 अपना -2 के साथ ऐसे एडजस्टमेंट उसने कर। अब वो किससे रिएक्शन करेगा, जिसके पास, तो अभी इसके पास न्यूट्रल है, अभी इसके पास क्या है, न्यूट्रल है। तो जब ये न्यूट्रल है वो इससे रिएक्शन करेगा ही क्यों। तो इलेक्ट्रॉन की कमी इस समय किसके पास दिख रही है, कॉपर पे। भाई जिसके पास प्लस है उसके पास इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ कमी किसके पास दिख रही है। तो ये भाई साहब निकल के आएंगे कि परेशान मत हो दोस्त, हमसे ले जाओ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो जैसे ही इस Fe से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे Fe कन्वर्ट हो जाएगा Fe+। इस बात को समझना अच्छे से। Fe कैसा था, न्यूट्रल, कमी किसकी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की, किस पे थी, कॉपर पे। तो Fe ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए अपने आप से, अपने अंदर से, अपने पास से दे दिए। जब लूज करेगा कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2। अब भाई तुम अभी न्यूट्रल हो, जब अपने इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो अब कमी किसके पास हो जाएगी, तुम्हारे पास, आयरन के पास। तो कमी किसकी हो गई, आयरन के पास। और ये इससे अलग तभी हटेगा जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इसकी कोई पूरी करेगा। ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन की ये जो कमी है उसको फुलफिल कोई करेगा, तब जाके ये हटेगा। समझ पा रहे हो नहीं, है ना। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो कम थे वो किसने दे दिए, तो कॉपर। जैसे ही कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कैसा हो गया है, न्यूट्रल, 4 नहीं, न्यूट्रल। ये क्या है, Cu कैसा हो गया, और उससे पहले क्या था, 2 कम थे। लेकिन अब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो सल्फर से लेके इसने FeSO4 बना दिया, तो FeSO4 बन गया। ठीक है, समझ गए ना। तो इसीलिए
जितनी पॉजिटिव वैलेंसी होती है उतनी ही नेगेटिव वैलेंसी होनी चाहिए, तभी कंपाउंड बनेगा। और सेकेंडरी ये उसके साथ कि अगर वो कोई ऐसा एटम आ जा रहा है जिसपे वैलेंसी 1 या 2 है, कम हो जा रही है, तो उस वैलेंसी को एडजस्टमेंट करने के लिए उसके मॉलिक्यूल को बढ़ाना पड़ जाएगा। उसके मॉलिक्यूल को क्या करोगे? बढ़ा दोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ लो कि BaCl2 तुमने पढ़ा है ना, सुना है नहीं? सुना है? क्लोरीन पे एक बार में 1 एक्स्ट्रा और 2 बार में, और Ba पे +2, तो Ba पे इलेक्ट्रॉन कितने कम है? Ba पे कितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? तो इसकी वैलेंसी +2। अब ये भाई साहब अगर किसी से रिएक्शन करेंगे, मान लो ये केवल क्लोरीन से कर दिए होते, ये बना दिए होते BaCl बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्लोरीन पे एक्स्ट्रा कितने हैं? 1। तो ये भाई साहब जब इसको ट्रांसफर भी करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? और 1 देने के बाद इसके पास तो कम तो 2 थे और 1 दे दिया, तो ये अभी भी तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्रोडक्ट हमेशा तभी बनता है जब दोनों न्यूट्रलाइजेशन में चले जाएं। जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। कंपाउंड चला गया न्यूट्रलाइजेशन में, वो न्यूट्रल हो चुका है, तब जाके ही तो कंपाउंड बनना है। समझ पा रहे हो ना? सेम चार्ज पे, और 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, अभी भी इस पे 1 की कमी। इसका मतलब क्लोरीन लेके आएगा अपने हमशक्ल भाई को और कहेगा हम अकेले नहीं है, हमें 2 भाई, 1-1 से ले लो। इसके पास भी एक माइनस है और हमारे एक दूसरे के पास भी माइनस है। मतलब ये थे 2, ये थे 1 इसने दिया और 1 इसने दिया, और इसके पास 2 की कमी थी, इसीलिए बन गया BaCl2। कभी भी BaCl नहीं बनता, BaCl2 बनता है। उसके पीछे रीजन समझ गए ना? लेकिन NaCl2 नहीं बनता है, NaCl बनता है। इन्हीं चीजों को तो बस ऑब्जर्व करना है। अब देखो, अगर तुम सोचो कि हम कहीं पे NaCl2 बना दे, बना ही नहीं सकते। सोडियम पे वैलेंसी पॉजिटिव कितनी है? 1, और क्लोरीन पे कितनी है? -1। इस पे 1 कम है, इस पे 1 ज्यादा है। तो ये जब 1 ही ज्यादा है तो कम भी तो 1 ही है, 1 ही तो गेन करेगा। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब जाके NaCl बना देगा। समझ गए? अगर इस पे -2 होते तो इस पे कमी 1 की है, ये 2 कहाँ दे पाता इसे, तो ये ले ही नहीं पाता। और पहले तो क्लोरीन पे 2 होते ही नहीं है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जैसे सोडियम के साथ आप ऑक्सीजन को कर दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? +2 -2। अब बताना जरा, -2 क्या NaO बन सकता है? नो। NaO2 बन सकता है? नहीं, बताओ। Na2, तो ये आप ये कह रहे हो ये बन सकता है? यस, क्योंकि सोडियम पे कितने कम? 1, और ये भाई साहब देने को तैयार कितने? तो ये दूसरे भाई को लाएंगे नहीं। सोडियम के कितने होने चाहिए मॉलिक्यूल? भाई एटम इसके 2 होने चाहिए ना, एक सोडियम ये है ना, और दूसरा सोडियम ये, और यहाँ बैठा है ऑक्सीजन। इस पे 1 कम, इस पे 1 कम, 1 इसको देगा और 1 इसको देगा, और बना दिया Na2O। अब कोई सोचे कि ये NaO बना देगा या 2NaO बना देगा, रॉन्ग। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उनके वैलेंसी के बिहेव पे। समझ आ गया ना? तो अब हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट हाई रिएक्टिव सीरीज में कोई अपने से लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ गए हो? और एग्जांपल देना है? और एग्जांपल देना है? नहीं, आगे करना है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको कल हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज। आज के लिए दैट्स ऑल। आप हमारे चैनल संदीप एजुकेशन हब 09 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो हमने पार्ट 1 में जो आपको क्वेश्चंस दिए थे वो आपसे सॉल्व हुए या नहीं। अगर आपको कुछ इक्वेशन मैंने बैलेंस, अनबैलेंस और बैलेंस इक्वेशन दी थी, आपको जस्टिफाई करना था, और जो अनबैलेंस थी उनको बैलेंस करना था। अगर आपने नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको इसका सोल्यूशन। सेकेंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबा के रखें। कल आने वाला है केमिस्ट्री का 3rd वीडियो, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू।